हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहारी लाल को देखेंगे। झारखंड सीजीएल पेपर 2 के लिए ये जो निर्धारित कवि दिए गए हैं उनके नंबर में क्रम में पार्ट नंबर 5 है। ये चैप्टर 6 है। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर अपलोड किया है और ये जो 6 चैप्टर है इसका 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो यदि आपने इनको नहीं देखा है तो आप इनको पहले देख लोगे। ये जो हम देखेंगे ये सिलेबस के अनुरूप देखेंगे और इसका यदि PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इससे पहले मैंने विद्यापति ठाकुर, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास के बारे में चर्चा कर ली है और आज हम बिहारी लाल के बारे में देखेंगे। ये जो हिंदी पेपर 2 है इसके सारे वीडियोस एक जगह देखने के लिए आप JSSC सीजीएल हिंदी पेपर 2 जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपने कहानी, नाटक, उपन्यासों को नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दिया है, तो आप इसे जाकर वहाँ से पढ़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। या तो आप इसे इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर इसे टाइप करके, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले बिहारी लाल का जो जीवन का परिचय है एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि उनका जीवन का परिचय क्या है। तो बिहारी लाल का जो जन्म हुआ था वो 1603 ईस्वी में हुआ था। सामान्यतः यही माना जाता है, बाकी इसमें कई सारे विवाद हैं। इनका जो नाम था वो बिहारी लाल था। बिहारी लाल इनका नाम था। जन्म स्थान बसुआ। बसुआ कहाँ है तो वो गोविंदपुर गांव है, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है तो वो मध्य प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। ये लगभग 60 साल ही जीवित रहे थे। ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। पंडित केशव राय चौबे, ये याद रखेंगे। और जो शिक्षा थी, इनकी शिक्षा किसमें तो काव्य शास्त्र में इनको शिक्षा मिली थी। कहाँ तो वो ग्वालियर में ही इनकी शिक्षा काव्य शास्त्र में मिली थी। ये किसके आश्रय में रहते थे, कहने का अर्थ है कि वो किसके राज्य जो को राजा होता था उसके आश्रय में रहते थे। किस राजा के तो राजा जय सिंह, राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। और इनकी जो रचना है वो कौन है तो इनकी जो रचना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बिहारी सतसई या बिहारी सप्तसई भी इसे कहा जाता है। ये किस काल के कवि हुए तो ये बिहारी जो है वो किस काल के हुए तो वो रीति काल के कवि हुए। इनकी जो रचना है उसका विषय क्या हुआ करता था तो वो मतलब उसका जो रस हुआ करता था वो विषयक में कौन कौन से जो चीजें हैं उनका प्रयोग किया जाता था। तो उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता था। उनका विषय में वो भक्ति विषय हुआ करता था। उनका आध्यात्मिक, राधा और कृष्ण से संबंधित जो चीजें थी उनको वो दोहे के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। उसके बाद नीति परक दोहे होते थे उनके। नीति परक कहने का अर्थ है कि वैसे दोहे जो समाज की जो मनुष्य होते हैं उनको नीतिगत रूप दिखाने के लिए जो दोहे रचित किए जाए उसे नीति परक दोहे कहेंगे। और वो प्रेम से संबंधित भी कई सारे दोहे उनकी रचना होती थी। ये जो इनकी भाषा होती थी वो कौन सी भाषा में ये रचना करते थे तो वो ब्रज भाषा। सामान्यतः ये जो काल था, रीति काल था, इस समय ब्रज भाषा जो था उत्तर भारत में काफी प्रचलित था। तो इस कारण जितनी भी रचनाएं होती थी वो ब्रज भाषा में ही हुआ करती थी। इनकी जो शैली कौन थी तो ये मुक्तक शैली थी। और ये मुक्तक शैली में कौन सी तो समासिक शैली। ठीक है, समास शैली, इसे आप याद रख लोगे। इसका उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस समास शैली आप याद रखोगे। और मुक्तक काव्य, ठीक है, मुक्तक काव्य याद रखोगे। उपलब्धि क्या है तो इन्हें गागर में सागर भरने की प्रतिभा इन्हें कहा जाता है। जो बिहारी सतसई है इनकी रचना जिसमें लगभग 700 प्लस दोहे मिलते हैं तो इसको गागर में सागर कहा जाता है, ये आप याद रखोगे। तो वही चीजें को मैंने यहाँ पे टाइप किया है। ठीक है, ये जो इनका जो बचपन था वो ग्वालियर के ओरछा में आ गए थे बचपन के बाद। ठीक है, और यहाँ पे आचार्य जो केशव दास थे उनसे इन्होंने काव्य शास्त्र में शिक्षा ली थी। किनसे शिक्षा ली थी ये आप याद रखोगे, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, केशव दास से। उसके बाद ये इनकी जाति कौन सी थी, सामान्यतः ऐसे सवाल नहीं आते हैं लेकिन आप याद रख लोगे। ये माथुर चौबे जाति के थे जिन्हें चतुर्वेदी भी कहा जाता है। वैसे चतुर्वेदी कहने का मतलब वो जो चारों वेदों का ज्ञान हो, जिनको चारों वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का जिनको ज्ञान होता है उसे चतुर्वेदी कहा जाता है। तो ये जाति से माथुर चौबे मतलब चतुर्वेदी थे। इनका जो बचपन था वो कहाँ बीता था तो वो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, यूपी और मध्य प्रदेश, ये माने यूपी या मध्य प्रदेश, तो ये जो क्षेत्र है इसे बुंदेलखंड कहा जाता है। तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही इनका जो बचपन था वो गुजरा था। ठीक है, बिहारी लाल चौबे जो हैं, बिहारी लाल चौबे से आप बोल सकते हो क्योंकि ये चौबे जाति से संबंधित थे। जो चौबे थे माथुर चौबे, इस कारण से इन्हें बिहारी लाल चौबे बोलेंगे। या फिर बिहारी ये भी बोल सकते हो। ये रीति काल से संबंधित है, मैंने पहले भी बता दिया। और इनके जो गुरु कौन थे तो वो नरहरि दास थे, ये आप याद रखोगे। इनने शिक्षा किससे ली तो ये केशव दास से ली।
और इनके जो गुरु थे वो नरहरि दास थे। युवा अवस्था में अपने ससुराल जो था इनका कहाँ था, तो वो मथुरा में था। तो युवा अवस्था में ये अपने ससुराल में ही रहते थे, मथुरा में ही रहते थे। इनके इसी क्रम में जो ये अपने ससुराल में युवा अवस्था का जीवन जो ज्ञापन करते थे, उसके संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल। मतलब जन्म इनका ग्वालियर में हुआ और खंड बुंदेले बाल मतलब जो बचपन था इनका बुंदेलखंड में बीचा। तरुणा आई सुधर, तरुणा आई सुधर मतलब कि जो पत्नी आई, तो उसके बाद मथुरा बसी ससुराल, तो वो मथुरा में ससुराल में बसते थे। ये उनकी रचना है। ठीक है। बिहारी जो थे वो अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा जो थी वो बहुत ही कटु अनुभव इनको गुजरना पड़ा। जो बचपन था इनका उस तरह से गुजरा, फिर भी ये हिंदी जो काव्य था, हिंदी जो काव्य रूप था, उसमें इन्होंने काफी योगदान दिया, अमूल्य रत्न इन्होंने हिंदी को प्राप्त दिया। जो बिहारी था वो जयपुर नरेश, मैंने पहले भी बता दिया है, जयपुर नरेश जो मिर्जा राजा जय सिंह थे इनके आश्रित कवि थे। तो जब एक कहानी कही जाती है कि जब जो जयपुर के राजा जय सिंह जो थे वो अपनी पत्नी में जब व्यस्त थे, जो अपनी उनकी जब शादी हुई थी, तो वो पत्नी में ही राज्य कार्य को छोड़कर राज्य की जो प्रजा है उस पर ध्यान न देकर अपनी पत्नी में ही व्यस्त थे। तब उन्होंने एक दोहा लिखा था। जो राजा जय सिंह हैं उनके लिए एक दोहा लिखा था कि नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इतिकाल, अली कली ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवाल। इसका अर्थ हुआ कि ना ही इस काल में फूल में पराग है, ये जो काल अब चल रहा है ये इस काल में ना ही तो फूल में पराग है, मतलब फूल में ना तो परागकण है, और ना ही मीठी मधुर है, मतलब कि जो मधु मतलब हनी। ठीक है। मधु जो होता है उसे मधुर कहा गया है। तो नहीं मधु मीठी, मतलब मधु भी इस काल में मीठी नहीं है। अगर अभी से भौरे फूल की कली में ही खोए रहेंगे, जो भौरा से क्या तात्पर्य है, तो भौरा से तात्पर्य है राजा जय सिंह। तो भौरा फूल में ही खिले रहेंगे तो ना जाने आगे क्या होगा, तो ये कहने का अर्थ है। और फूल से अर्थ हो क्या दिया जा रहा है, तो फूल से अर्थ उनकी जो पत्नी है उनको दिया जा रहा है। इसका भावार्थ है कि हे राजन, अभी तो नई नई रानी है, अभी तो इसकी युवा अवस्था आगे आनी बाकी है। तो आप जब यही अवस्था में इस तरह से राज्य कार्य को छोड़कर जो अपना जीवन अपनी पत्नी के साथ बिता रहे हैं और जो राज्य है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आगे क्या होगा, आगे इस राज्य का क्या हाल होगा, इसका तो भगवान ही देख रेख करेंगे। ठीक है। तो ये जब दोहा इनके पास पहुंचा तो इससे वो उनके जीवन में ये काफ़ी प्रभाव डाला, उनके जीवन को प्रभावित किया, और इससे जो आकर्षित होकर उन्होंने अपने राज्य कार्य में ध्यान देने लगे। और जो बिहारी था उनको अपने संरक्षण में, मतलब अपने जो राज्य था उनमें इनको दोहा रचने के लिए रख लिया गया। जो यहाँ पे मैंने वही सम्मानित कर दिया गया राज्य दरबार में, इनको मैंने बता दिया। ये आगरा जाने पर बिहारी जी की भेंट रहीम से हुई थी। जो रहीम है इसको भी हमको पढ़ना है। तो कहाँ पे इनसे भेंट हुई थी, तो जब आगरा गए थे तो बिहारी लाल की भेंट किससे हुई थी, तो वो रहीम से हुई थी। 1662 ईस्वी में इन्होंने शब्द बिहारी सतसई, जिसे बिहारी सतसई कहा जाता है, इसकी रचना की, और 63 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये याद रखोगे। जो इनके जो पाश्चात्य बिहारी जी के मन का जो काव्य रचना से भर उठा और भगवान की भक्ति में वो लग गए। बिहारी का जो भक्ति था वो कैसा था, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि बिहारी की भक्ति जो थी वो कैसी थी। तो वो कृष्ण उपासक थे, कृष्ण से संबंधित जो चीजें थी, राधा कृष्ण, उन्हीं से संबंधित वो रचनाएं करते थे। साहित्यिक परिचय के बारे में यदि बात करें तो बिहारी जी ने 700 से अधिक दोहे की रचना की, जो कि विभिन्न विषयों पर और भावों पर आधारित था। जो इनके जो विषय थे वो विविध थे, बहुज्ञ थे। हर विषयों पे इन्होंने छूकर, चाहे वो गणित हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो इतिहास हो, हर चीज़ों पे, प्रेम हो, वियोग हो, हर चीज़ों पे इन्होंने रचना की है। इन्होंने अपने एक दोहे में गहन जो भाव हैं उनको भरकर उत्कृष्ट कोटि की अभिव्यक्ति दी है। इनके जो दोहे होते हैं इनमें अपने जो भाव हैं उसको गहन तरीके से इन्होंने भरा है, और ये उसी कारण से ये उत्कृष्ट कोटि की हो पाई है, क्योंकि जो कवि है वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पाया है। बिहारी जी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिषी, गणित, इतिहास, आयुर्वेद, इन सभी विषयों पे दोहे की रचनाएं की है।
बिहारी में का जो काव्य में आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी, तो शांत देखने को मिलेगी, हास्य देखने को मिलेगी, करुणा, रसों की भी इसमें जो प्रचुरता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लेकिन जो मुख्य इनका जो रस है वो कौन सा रस ये प्रयोग करते हैं, तो वो श्रृंगार रस का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। बिहारी लाल को जो वो छंद को भी अपनाया है। बिहारी लाल ने केवल 2 ही छंद को अपनाया है, यह याद रखेंगे। बिहारी लाल ने केवल 2 ही छंद को अपनाया है, एक तो दोहा और दूसरा सोरठ। ठीक है, दोहे इनकी जो है वो प्रचलित है और सोरठ भी है। ठीक है, तो दोहा छंद की प्रधानता है। बिहारी के दोहे जो है वो समास शैली में लिखी गई है, मुक्तक काव्य, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। दोहे जैसे जैसे छोटे छंद में कई जो भाव उनके हैं वो बिहारी जैसे कवि का ही काम था। मतलब कहने का अर्थ है कि दोहे जो होते हैं वो छोटे छंद होते हैं, छोटे छंद होते हैं। ठीक है, वो मतलब कि उनमें शब्दों की संख्या अधिक नहीं होती है, फिर भी शब्दों की सीमितता होने के कारण भी जो बिहारी हैं वो अपने भावों को इतने कम शब्दों में भी प्रचलित मतलब अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। ये बिहारी की उत्कृष्टता के कारण ही हो पाया है। इस कारण ही ये प्रचलित है कि सतसई के दोहे, सतसई मतलब बिहारी सतसई, तो सतसई के दोहे ज्यों नावक के तीर, मतलब जो सतसई का दोहा है वो उस तरह से है जैसे नाविक का जो तीर होता है उस तरह से है। देखन में छोटे लागे घाव करें गंभीर, तो ये बिहारी सतसई के बारे में कहा जाता है। जो बिहारी का जो है वो दैन्य भाव की इसमें प्रधानता नहीं मिलती। जब वो श्रृंगार रस का प्रयोग कर कर भक्ति की जो आराधना करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण की जब आराधना करते हैं, तो उसमें जो दैन्य भाव है उसकी प्रधानता नहीं मिलती। वो प्रभु की प्रार्थना करते हैं किंतु अतिहीन होकर नहीं, वो प्रभु की इच्छा को मुख्य मानकर ही उनका विनय करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो वो दीन भाव का प्रयोग नहीं करते हैं, ये याद रखेंगे। बिहारी ने जो अपने पूर्ववर्ती जो सिद्ध कवि हुए हैं, ये सामान्यतः देखा जाता है कि अब जब आप किसी चीज में आप आगे बढ़ते हो तो आपको ये स्वाभाविक होता है कि आप जो पीछे की रचनाएं हैं, कोई कवि है तो वो जो पीछे की रचनाएं लिखी गई हैं उनको जरूर पढ़ें, जिससे वो उनसे जो प्रभावित होकर अपनी रचनाओं में उत्कृष्टता ला सके। तो उसी तरह से जो बिहारी है उन्होंने मुक्तक रचनाएं जैसे आर्य सप्तशी, उसके बाद गाथा सप्तशती, उसके बाद अमृत सप्तक, ये सब जो आदि इनकी मूल भावनाओं से ये प्रभावित थे और इन्हीं को जो भाव हैं उनको काट छाट कर सुंदर रूप में प्रस्तुत कर कर इन्हें उन्नति दिया है। और सौंदर्य जो है, सौंदर्य यह है कि जो इन सब चीजों को जो प्रयोग किया है, आर्य सप्तशती, गथा सप्तशती, अमृत सप्तक, इन सब में इनकी जो सौंदर्य यह है कि दीर्घ भावों को इन्होंने संक्षिप्त रूप में रसमयता, जो रमयता के साथ अपनी छाप छोड़ी है। जो यही जो बिहारी हैं उनके जो प्रसिद्धि का एक कारण है। जो अलंकार की कारीगरी को देखने के लिए, जो अलंकारों का प्रयोग इन्होंने काफी अच्छे तरीके से किया है, तो अलंकार की कारीगरी के देखने में जो बिहारी थे वो बड़े पटु थे, मतलब उत्कृष्ट थे। उनके प्रत्येक दोहे में आपको कोई ना कोई अलंकार तो अवश्य मिल ही जाएगा, लेकिन उन्होंने सबसे अधिक जो कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, तो ये आप याद रखोगे, अतिशयोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार और संज्ञारूपक अलंकार। ये 3 अलंकार है जिनका प्रयोग उन्होंने काफी किया है। इनके लिए मैंने एक दोहे लिख दी हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। श्रृंगार संबंधी जो दोहे अपनी जो सफल एवं सशक्त भाव व्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। जो श्रृंगार संबंधित श्रृंगार रस का प्रयोग कर कर जो दोहा इन्होंने रचना की वो सबसे भाव व्यक्ति है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा वो भावों को अपने प्रकट कर पाते हैं, भावों को जो सहृदय है, जो पाठक है, उन तक पहुंचा सकते हैं। इन दोहों के संयोग और वियोग में मर्मर जो स्पर्शी चित्र है वो प्रस्तुत होते हैं। ये जो दोहे हैं इनसे ही वो संयोग हो रस या फिर वियोग रस हो, इन सब का वो काफी सुलभ तरीके से चरित्र चित्रण कर पाते हैं। बिहारी जी के दोहे जो है इसमें नायिका, भेदभाव, विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार आदि सब दृष्टियों से विस्मयाजीजनक अभिव्यक्ति देखने को इसमें मिलती है। ठीक है, जो कवियों हैं उनमें श्रृंगार रस का अधिकता का प्रयोग किया गया है, मतलब जो इनके जो कविताएं हैं, बिहारी की जो कविताएं, मतलब कविता कहने का अर्थ इनके जो दोहे हैं उनमें आपको श्रृंगार रस की अधिकता देखने को मिलेगी।
जो कल्पना की समाहार शक्ति है और भाषा की समाज शक्ति के कारण सतसई के दोहे जो है उन्हें गागर में सागर भरे जाने की युक्ति इसमें दी जाती है। उस विषय में मैंने एक यहाँ पे दोहा भी लगा दिया है कि सतसई के दोहे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अपने काव्य गुणों के कारण जो है वो बिहारी महाकाव्य की रचना तो एक भी नहीं की है इन्होंने, लेकिन इन्हें महाकाव्यों की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इनके जो काव्य रचना के गुण थे वो काफी उत्कृष्ट थे। इसके संबंध में जो है जो बिहारी है उसके संबंध में राधा कृष्ण दास जी लिखते हैं कि यदि सुर सुर है तुलसी जो है वो शशि है और उड़गन जो है वो केशव दास है, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान है जिसके उदय होते ही प्रकाश जो है वो अक्षन्न हो जाती है। यह किसने कहा? तो ये राधा कृष्ण दास ने कहा है। इनकी जो कृति है, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बिहारी सप्तशती भी आता है, जैसे सप्तशती भी कहा जाता है, जो कि मुक्तक काव्य शैली में समासिक शैली में इसे लिखा गया है। इसमें लगभग आपको 719 जो दो है वो देखने को मिल जाएगी। इसे गागर में सागर की संज्ञा भी दी जाती है। तो यहीं पे यहाँ लिखा है सतसई के दोहे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। जो पुस्तकें इनसे लिखी गई है, बिहारी सतसई, बिहारी के दोहे या फिर बिहारी के 25 दोहे, ये सारी जो चीजें हैं वो एक ही हैं। और ये कुछ दोहे के नाम लिखे गए हैं, जो काव्य हैं उनके नाम लिखे गए, जैसे माही सरोवर सौरभ लौ। इसी तरह से यहाँ पे मैंने लगभग 13 दोहे के नाम लिख दिए। हो सकता है कि ये सवाल आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिया जाए कि कौन से दोहे हैं जो बिहारी लाल के नहीं है, तो ये आप याद रखोगे। जो सतसई है, जो बिहारी सतसई है, इसके मुख्य रूप से 3 भागों में इसे विभक्त किया जाता है। नीति विषयक, भक्ति और अध्यात्म भाव परक। एक तो नीति मतलब इसमें जो समाज में व्यक्ति जो हैं, समाज के जो लोग हैं, उनमें नीति मतलब उनमें जो उनकी जो क्या कहते हैं उसको, उनमें मोरल जो एजुकेशन है, मोरल एजुकेशन मतलब नीति जो होती है वो नैतिक जो होता है, नैतिकता जो होती है, मोरल एजुकेशन पे बात की गई है। और दूसरा जो है वो भक्ति और अध्यात्म भाव परक, मतलब दूसरे प्रकार के जो दो है वो भक्ति से संबंधित है और अध्यात्म से संबंधित है। और तीसरा जो है वो श्रृंगार परक है, मतलब जो श्रृंगार रस है उससे संबंधित है। और जो सबसे ज्यादा जो दोहा मिलता है बिहारी सप्तशती में वो श्रृंगार रस का ही मिलता है। ठीक है, श्रृंगार रसात्मक जो भाग है वो सबसे ज्यादा मिलता है। जो बिहारी सप्तशती लिखा गया है इसमें जो नायक नायिका है, मतलब नायक मतलब हीरो और नायिका मतलब हीरोइन, आप इस तरह से समानता समझ सकते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। प्रथम भाग में जो नायक है वो कृष्ण है और जो नायिका है वो राधा है। द्वितीय भाग में राधा और कृष्ण जो है उनको स्पष्ट रूप से तो उल्लेख नहीं किया गया, किंतु आभासी रूप से इनकी प्रकटता जो है वो देखने को मिलती है। और जो तृतीय रूप में है इसमें जो लोक संभव नायक नायिका स्पष्ट चरित्र किया गया है, जो लोक संभव हो, जो लोक कल्याण के लिए हो, उस सबको इनमें चरित्र चित्रित किया गया है। तो नायिका नायिका को ये इन्होंने 3 टाइप से बांटा है। जो भाषा की इनकी शैली है वो कैसी है, तो बिहारी जी ने जो साहित्यिक भाषा वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ये मैंने कई बार बता दिया है, क्योंकि जो उत्तर भारत था उस समय ब्रज भाषा काफी प्रचलित हुआ करती थी, जिस कारण से जो कवि उस समय रचनाएं करते थे वो जो लोक भाषा हुआ करती थी, जो लोगों की भाषा हुआ करती थी उसमें ही रचना करते थे, जिस कारण से जो उस समय के जो कवि हैं वो ब्रज भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगे। कई सारे रचनाएं जो है वो ब्रज भाषा में ही कहेंगे। इनकी जो शैली है वो मुक्तक शैली है। ठीक है, मुक्तक शैली है और समास शैली का विलक्षण इनमें देखने को मिलता है, जिसमें दोहे और जो छंद है इसका भी इन्होंने सशक्त भावों से इनको प्रयोग किया है। जो बिहारी के अनुसार जो बिहारी है वो 3 शैली का प्रयोग करते हैं, 3 शैलियों का प्रयोग। एक तो माधुर्य व्यंजन प्रधान शैली, माधुर्य व्यंजना प्रधान शैली। व्यंजना जो शब्द शक्ति ये है, शब्द शक्ति के 3 जो गुण होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। इनमें व्यंजना जो दूसरा है वो उसी व्यंजना की यहाँ बात करिए, माधुर्य पूर्व व्यंजना प्रधान शैली, जिसमें वियोग के दोहे की वर्णन किया गया है। ये जो शैली है, जो व्यंजना प्रधानता शैली है, इसमें वियोग के दोहे प्रचलित किए गए हैं। आपके जो सिलेबस है उसमें शब्द शक्ति की भी चर्चा की गई है, शब्द शक्ति भी उसमें दिया गया है और मैंने शब्द शक्ति से संबंधित वीडियो बना दिया है। तो आप इसे प्लेलिस्ट जो हमारा है उसको चेक कर लोगे और लगभग उस जो वीडियो है 50 मिनट का लगभग होगा, तो उसको देख लोगे तो आपको जो शब्द शक्ति है उससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। दूसरा जो है वो प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली है।
प्रसाद गुण से युक्त दूसरा सरस शैली है, इसमें कौन सी रचनाएं की गई? तो भक्ति तथा नीति के दोहे जो है वो इस श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। और तीसरा जो है वो चमत्कार पूर्ण शैली है, इसमें दर्शन, ज्योतिषी, गणित आदि जो विषय है उससे संबंधित इसमें दोहे रचना की गई है। तो हमने 3 शैलियों को देखा, बिहारी की जो 3 शैली है, माधुर्य पूर्ण व्यंजना प्रधानता शैली, प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली और उसके बाद चमत्कार पूर्ण शैली। तो जो इनका जो वर्णन, जो विषय इन्होंने वर्णन किया है, जब रचनाएं जो करते थे इनको, जो बिहारी सप्तशती है उनमें कौन कौन विषयों की इन्होंने रचना की है, किन किन विषयों पे इन्होंने बात की है? तो सबसे बड़ा जो इनका विषय देखने को मिलता है वो श्रृंगार है, जिसमें संयोग रस भी प्रयोग किया गया और वियोग, इन दोनों को प्रयोग किया गया है। इनका सूक्ष्मता से इन्होंने चरित्र चित्रण इन्होंने किया है, जिसके संदर्भ में मैंने यहाँ पे कई सारे दोहे जो है उनको लगा दिया, आप इसे वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हो। बिहारी जो है वो वियोग रस है उसका भी वर्णन करते हैं, जो संयोग रस है उसका भी वर्णन करते हैं, और जो सूफी कवि थे उसको जो आहात्मक जो पद्धति है उनको भी बिहारी ने पर्याप्त प्रभाव पड़ा है इन पर, क्योंकि वो जो काल था वो सूफी आंदोलन का भी काल था, जिस कारण से ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कवि उससे अछूता रह जाए, उसका प्रभाव उस पर पड़ना ही होगा। तो वो वियोग की आग, जैसा वो लिखते हैं कि वियोग की आग में जो नायिका है उसका शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब का जल भी बीच में ही सूख जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसे आप इस दोहे को पढ़ सकते हो कि औंधाई सीसी सुलखी बिरख विथा विलासता, बिचही सुखी गुलाब गो छींटो छुईना गात। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद उनकी जो भक्ति भावना है वो कैसी है? तो वो श्रृंगार का भी है। तो उनकी भक्ति भावना में राधा कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसको उन्होंने दिखाया है। बिहारी ने नीति का जो ज्ञान है, जो नीति और ज्ञान है, इस पे भी उनके कई सारे दोहे प्रचलित आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मति न नीति गलित यह, मति न नीति गलित यह, जो धर धरिए जोर, खायो खर्चो जो बचे, जोरियो करो करोर। तो ये आप देख सकते हो। उसी तरह से ये जो लोक चेतना है उससे संबंधित भी इनके दोहे आपको देखने को मिल जाएंगे। लोक चेतना से संबंधित ये आप देख सकते हो कि सबे हसत करतारित दो, नागरता के नावू, गाओ गरबू गन को सब, बसे गवारे गांव। तो ये इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद प्रकृति का भी इन्होंने चरित्र चित्रण किया है। प्रकृति से संबंधित जो चीजें हैं उनको भी इन्होंने चरित्र के न्याय, इन्होंने 6 ऋतु, जो 6 ऋतु हैं उनका इन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि कहला ने एकत बसत, कहला ने एकत बसत, अहि मयु मृग भाग, जगत तपोवन सो कियो, दागिर दाग निदाद। तो ये देख सकते हो बिहारी जो है वो गांव के जो बालो है उसकी अर शक्ति का उपहास करते हुए इस तरह से दोहा उन्होंने लिखते हैं कि कर फुलेल को अचामन मीठो कहत सराही, रे गंधी मति अंध तू इत्र दिखावत आही। तो ये आप दोहे जो हैं इनको आप याद रख सकते हो सकता है कि एग्जैक्ट आपसे ये दोहे पूछ ले जा सकते हैं। इनमें बहुगिता आपको देखने को मिलेगी। इनका जो विषय है, जैसे आप देख सकते हो कि इन्होंने ज्योतिषी से संबंधित भी दोहे लिखे हैं, वैदिक से संबंधित भी लिखे हैं, गणित से संबंधित भी लिखे हैं और विज्ञान से संबंधित भी कई सारे दोहे इनको देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये गणित से संबंधित दोहा है, इसको आप पढ़ सकते हो। जो बिहारी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है? तो बिहारी जो वो हैं वो रीति काल के अद्वितीय कवि हैं। अद्वितीय मतलब ऐसा कोई नहीं था, ठीक है। तो अद्वितीय कवि हैं। परिस्थितियों के से प्रेरित होकर इन्होंने जिन साहित्यों का सृजन किया वो साहित्य का अमूल्य निधि बन गई, मतलब एक विरासत वो बन गई। बिहारी के जो दोहे वो रस के सागर है, कल्पना के इंद्रधनुष और भाषा के मेघ है। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के महान विभूति हैं जिन्होंने अपनी एकमात्र रचना के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आप ये कल्पना नहीं कर सकते हो कि ये कोई एक रचना, कोई एक किताब के कारण ही कोई जो कवि है वो इतनी प्रसिद्धि स्थापित कर सकता है अपनी, और अपनी जो अमिट छाप है वो हिंदी साहित्य के काल में छोड़ सकता है। इन्होंने बस एक ही रचना की है, बिहारी सप्तशती, जिसमें लगभग आपको 700 से प्लस दोहे मिल जाएंगे। और इसी रचना के अनुसार ही, इसी रचना के एकमात्र रचना के अनुरूप ही इन्होंने अपना जो अमिट पहचान है वो हिंदी साहित्य में छोड़ा है। जो कई कवियों ने दोहे पर आधारित अन्य छंदों की रचनाएं की है, लेकिन वो इस तरह से नहीं की है जैसा कि जो बिहारी करते हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वो उनकी रचनाओं के कॉपी करके कई सारे कवियों ने रचनाएं की है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है।
इनके दोहे सीधे हृदय पे प्रहार करते हैं और इनके दोहे का विषय में निम्नलिखित उक्ति पद्धति जो है वो सतसई के दोहे, जो नावक के तीर देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। तो यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये वीडियो था जिसमें हमने जो बिहारी लाल है उनके संबंधित जितने भी चीजें थी, चाहे उनका जीवन परिचय हो, उनकी भाषा शैली हो, उनकी रचनाएं हो और रचनाओं का विश्लेषण हो, उनके दोहे हो, सबको हमने काफी डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके हमारे वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो प्लेलिस्ट है जेएसएससी हिंदी पेपर 2 या जेएसएससी ऑल एग्जाम पीवाईक्यू, इन सबको आप चेक कर सकते हो, जिससे आपको जो अब झारखंड सीजीएल का जो एग्जाम है उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। जो बिहारी लाल है उससे संबंधित हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पार्ट नंबर 6 होगा, जो कि जो नेक्स्ट कवि हैं उनसे संबंधित होगा और हम जल्द से जल्द इस जो सिलेबस है उसको खत्म करेंगे। अब आपको स्क्रीन पे हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही होगी। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।